चैप्टर खत्म हो गया ना, तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाएंगी एंड अब तुम्हें एक नया लिंक मिलेगा जहां पे वो रिकॉर्डिंग्स काम करेंगी। देखो 1.4 का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो हमें रिएक्शन पता है C plus O2 गिव CO2। इसके अंदर तुम्हारे पास इसके 2 मोल्स हैं एंड इसका 16 ग्राम है। 16 ग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.5 मोल। ठीक, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। ठीक है, तो 1:1 बेसिकली जब तुम CO2 के मोल्स निकालोगे दैट विल बी 0.5 मोल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 22 ग्राम। अविष्का क्लियर है? यस सर। ठीक, अगला डाउट। फर्स्ट 5 तो हो गए, आगे 1.5 भी करवा दो। 1.5 भी करा दें? जो डाउट्स हैं ले लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मत कहना कि नहीं हुए, क्योंकि आज तुम्हारे पास एनसीईआरटी के डाउट्स लेने का एक तरह से लास्ट दिन है। तो जो भी डाउट्स हैं लेते चलो, इसके बाद टेस्ट आएगा सीधा। डाउट्स लेने में कभी झिझकना मत, सिंपल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500 ml and molarity is provided 0.375 and हमें मास निकालना है इसका। the molar mass is provided। ठीक है, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। molarity is moles upon volume of solution, अगर मिलीलीटर्स में है तो into 1000। तो मोलारिटी हमें दे रखी है 0.375, दिस इज मोल्स, वॉल्यूम इज 500 into 1000। तो ऑन सॉल्विंग यहां से मोल्स आ जाएंगे अपने पास 0.1875 मोल्स आ गए। हमें तो मास चाहिए, बताओ मोल से मास पे कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाई विद मॉलिक्यूलर मास। मोल्स थे 0.1875 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 82.0245। सॉल्व इट, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दिस मच ग्राम्स। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। अगला डाउट। सर 12th क्वेश्चन। जिस दिन डाउट क्लास है उस दिन तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, उल्टा मेरी आवाज नहीं आएगी डाउट क्लास में कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब मैं चैप्टर कराऊंगा, मेरा पढ़ाने का ढंग यही है कि मैं चैप्टर कराऊंगा और क्वेश्चन अपने तरफ से कराऊंगा, लेकिन जब डाउट क्लास है तो तुम्हारे डाउट्स आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब तुमने काम किया होगा। If the density of methanol is this, what is the volume needed for making this much of this? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डेंसिटी मास वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी दे रखी है 0.25 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 2.5। तो पहले मैं यहां से मोल्स निकाल लेता हूं। मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड अगर वो लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर, तो यहां से ऑन सॉल्विंग आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स विल बी 0.25 into 2.5, है ना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 into 2.5, this will be 0.625। 6.25। अच्छा 0.625 नहीं सर 0.625 है तो लिखा था 0.625 ही होगा। 2 डेसिमल ये रहे, 1 डेसिमल ये रहा, तो 3 डेसिमल के बाद लगना है ना, मतलब 3 डिजिट्स के बाद 0.625। तो ये मोल्स आ गए।
तो मोल से मैं मास निकाल देता हूं। मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मिथेनॉल होता है CH3OH, तो मोल्स हैं अपने पास 0.625 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 12 और 4 16 16 16 32 32 into 0.625 20। ये मास सॉल्यूशन आ जाएगा ना? नहीं, ये मास ऑफ मिथेनॉल आएगा ना। अच्छा ठीक है। उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, डेंसिटी केजी पर लीटर में गिवन है। देखो मास आ गया यहाँ से। मास के बाद हमें तो वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी दे रखी है 0.793 ग्राम केजी पर लीटर। डेंसिटी के यूनिट्स चेंज कर दिया इन्होंने, केजीज पर लीटर। तो जो मास है वो ग्राम्स के अंदर है, तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। 0.02 केजी। ठीक है, अब डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी दे रखी है 0.793, मास है 0.02, वॉल्यूम निकालनी है और यहाँ पे जो वॉल्यूम निकलेगी वो लीटर्स में आएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी 0.02 डिवाइडेड बाय 0.793 0.0259 0.0252 this much liters। कोई डाउट? नो नो सर। सर। करो इसे, नो तुमने इतना आया। छोटू को भेज रहा हूँ। सर एक बार 17th क्वेश्चन भी करा दो। 17th करा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। तो ये जो प्रीफिक्सेस और मल्टीपल्स हैं, ये मतलब हमने क्लास में तो करे नहीं, तो ये वैसे लर्न करने हैं? ये तुम्हें देखो ये याद होना चाहिए, मैं यहीं पे करा देता हूँ। जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁶ के लिए होता है। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, डेका होता है 10। हमारे हाँ, आंसर सारे तो पीछे दे नहीं रखे, तो हमने चेक कैसे करना है कि आंसर सही है? आंसर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मेगा होता है 10⁻⁶, गीगा होता है 10⁻⁹, फेम्टो होता है 10⁻⁻15 एंड डेका होता है 10⁻⁻10 बेसिकली। यहाँ पे 10⁻10 मिसिंग है। ठीक, और हमारा डाउट था 16th 17 17 तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। किसका डाउट है ये? सर शायद मैं नहीं होगी, पर क्योंकि मेरे से हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तुम्हारे टाइम पे शायद ना कराया हो वैसे। देखो 17th क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पे तुम्हें पीपीएम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पीपीएम क्या था? मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्यूट milligrams of solute in 1 kg solvent। milligrams of solute in 1 kg solvent। ठीक है, या सॉल्यूशन भी ले सकते हो, सॉल्वेंट भी ले सकते हो, सॉल्यूशन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग जो तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 ppm का मतलब
15 milligrams chloroform in 1 kg, यहाँ पे सॉल्वेंट भी मान सकते हो, सॉल्यूशन भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मेरे ख्याल पीपीएम वाला टॉपिक एक बीच में रह गया, इसमें नहीं किया मेरे साथ। पीपीएम क्या होता है? इट इज द मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जितना पीपीएम होगा उतने मिलीग्राम्स हो जाएगा सॉल्यूट का। जैसे यहाँ पे 15 पीपीएम दे रखा था ना, 15 पीपीएम क्लोरोफॉर्म, तो दैट मीन्स 15 मिलीग्राम क्लोरोफॉर्म इन 1 kg सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मुझे परसेंटेज बाय मास निकालने, परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो जिसका मास निकालना है उसका, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास, दिस विल बी मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 मिलीग्राम। दिस मच ग्राम्स, मैं ग्राम्स में रख रहा हूं दोनों चीजें। टोटल मास कितना है? 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम इंटू 100। यूनिट्स सेम होने चाहिए ऊपर नीचे, थोड़ा ध्यान रखना। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो 0.0015%। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? यस सर। उसके बाद है मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी क्या होता है? moles of solute divided by mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस, है ना? अगर केजीस में देते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास इज 15 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे तो यहां से मोल्स आएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। ठीक। रिधिमा, प्रतिष्ठा, क्लियर है? तुम दोनों में से किसी का डाउट था ये? नो सर, मेरा नहीं था। रिधिमा, हो गया था ये क्वेश्चन? यस सर, वही पॉइंट्स वाला ही मेरे को था कि लास्ट में पता नहीं क्या आंसर होगा, बाकी तो ठीक है। ठीक है, अगला डाउट। सर 13 सर क्वेश्चन। 13th, लक्षिता क्या बोल रहे थे? 13th? यस सर। 13th ये नोट कर लिया, करें आगे? थर्टींथ ये तो फिजिक्स में किया नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सर फिजिक्स अभी में कर अभी ली किया है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो, प्रेशर का है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये कह रहा है कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला बता रहा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स, ये हमें पता होना चाहिए वैसे भी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल, which is Newton per meter square. If the mass of air at the sea level is, mass तुम्हें दे रखा है 1034 ग्राम per centimeter square. What is the pressure? कोई बताएगा? कोई भी बच्चा? शिवराम, तुमसे शुरू करें। यस सर। क्या सर? 13th क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन 13th सर, तो वो लगाएंगे क्या कहते हैं, डायमेंशन यूज करेंगे।
मैम तुमसे हो गया ये क्वेश्चन? 15 तक कर लिए थे ना? सर 1 न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे। देखो पता नहीं कैसे करोगे, देखो समझो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मास इज दिस मच, इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि 1034 ग्राम्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं इसको देख के ये कह सकता हूँ ना कि ये मास कितना है 1034 पर सेंटीमीटर स्क्वायर? इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे नहीं पता फिजिक्स में कैसे सिखाया, मैं ऐसे सिखाता हूँ अगर कभी कराता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब ये होता है 1034 ग्राम्स हो गया मास पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक clear है? तो ये तो मास है, तो मास कितना आ गया अपने पास 1034 ग्राम्स। एरिया कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या है एसआई यूनिट्स में? नहीं, तो एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं। एसआई यूनिट में मास का यूनिट क्या रहता है? केजी। एरिया का यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। तो बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 into 100 डिवाइड बाय 100। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, अगर divide 1 by 100 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं या नहीं करते? यस सर। यस अगर सर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो उसको 2 बार 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? तो 1 हो सेंटीमीटर जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इज टू पावर दिस मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर या नहीं? क्लियर है सर। तो अब देखो प्रेशर निकालना था, फोर्स। फोर्स क्या होता है? mg। याद रखना, अभी फिजिक्स में तुम्हें कराएंगे फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, mg। F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g ले लेते हैं उसको, 10th में किया होगा शायद, या नहीं किया? यस सर। यस F सर। इज ma किया है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ की तरफ से ग्रेविटी लगती है तो वो g होता है। आ रहा है याद या नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। देखो मुझे नहीं पता फिजिक्स में तुम्हें किसने कैसे कराया, लेकिन जो मुझे याद है मैं तो वो करा सकता हूँ ना। देखो एंड जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर क्या कहते हैं उसको, हाँ एमएस स्क्वायर ही होता है, ऐसा यूनिट्स में रहता है। ठीक है, तो जो जी होता है इसकी वैल्यू होती है अपने पास 9.8, और ये ऐसा यूनिट्स में ही होती है, इतना मुझे पता है। ठीक है, एज सच प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, इतना पता है कि 9.8 होती है एंड इट्स इन एसआई यूनिट। तो अब प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर निकालना है। फोर्स निकल गया हमारे पास mg, मास है हमारे पास कितना, चलो पहले mg अपॉन ए लिख देता हूँ इसे। मास हमारे पास है 1.034 SI यूनिट्स में, g है 9.8 इन SI यूनिट्स, एरिया है 1/100 स्क्वायर इन SI यूनिट्स। तो ये जो आंसर आएगा ये SI यूनिट में आएगा प्रेशर का, तो बस इसे सॉल्व कर लो। 9.8 होता है अलंकृति, अप्रोक्सीमेटली 10। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो 10 ले लेते हैं, असली में 9.8 होता है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 101,332 दिस मच पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विदाउट क्लियर? यस सर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, फिजिक्स का क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन ठीक है, आना चाहिए ये चीजें भी। बढ़िया है अगर ऐसे ही किया था। देखो जिन्होंने मतलब यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में कर लिया तो उनको तो आता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि सर भी कैसे कराते हैं। मतलब मैं, हर एक टीचर का अलग अलग मेथड होता है ना पढ़ाने का, वो चीज। सर इसमें डायमेंशंस थोड़ी यूज हुए हैं। मतलब कन्वर्जन तो फिजिक्स में कराते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कराते ही हैं मेरे हिसाब से, पहले चैप्टर में। Yes, मुझे तो पता था इसके जब मैं बाद प्लस next
कन्वर्जन सिखाई जाती है, ऐसे 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 करना है, ऐसे करना है। अगला डाउट सर 21st क्वेश्चन। 21st। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जैसे खुद कराया था क्लास में। Yes, sir. सर इसका बी पार्ट भी नहीं करा ना मैंने, बी पार्ट नहीं आया मुझे समझ। बाकी आ गया। यस सर, बाकी तो इसमें वही करना है, वो लॉ लगाना है मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाला। ये क्या पूछा है? पूछा क्या है? द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड टुगेदर फ्रॉम द डिफरेंट पास। अच्छा, बी पार्ट पूछा है, नीचे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। मुझे लगा पता नहीं क्या पूछा। ये बी पार्ट तो अलग ही है। ये क्या है? ये तो कन्वर्जन है। बी पार्ट इस क्वेश्चन से मिलता जुलता तो नहीं है। इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, लेकिन इससे मिलता जुलता नहीं है। देखो, बी पार्ट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस। देखो, अच्छा ये बताओ 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर्स के। 1000 मीटर्स। हाँ एंड 1 मिलीमीटर, मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? हाँ, मीटर सर को मिलीमीटर में इंटू 100 इंटू 100 1000 इंटू 1000। सोच लो। सर इनटू 10 इंटू 10। इंटू 100 नहीं, इंटू 1000 Sir, इंटू 1000 1000. सर। अरे ऐसे होता था, किंग हैरी डाइड, तो मुझे बुलवाओगे एक दिन। मदर डिडंट क्राई मच, ऐसे ही होता था। के फॉर किलोमीटर, एच फॉर हेम्टोमीटर, डी फॉर डेकामीटर, एम फॉर मीटर, डी फॉर डेसीमीटर। ठीक है, ये डेसी होता है, ये डेसी है, यस सर। एंड दिस वन इज डेका। देखो बचपन की यादें। दिस इज सेंटीमीटर एंड ये मिलीमीटर है। तो सिंपल सा है, किलोमीटर से मिलीमीटर तक आना है। बताओ कितने जीरोस लगाऊं? 10 का गैप होता है तो 3 zeros 1000 से। 4 5 6 1000 जीरोस, तो 10⁶ मिलीमीटर्स। सिंपल, डायरेक्ट आंसर्स करा देते। ठीक है, 1 किलोमीटर इज 10⁶ मिलीमीटर। कोई डाउट? या ऐसे कह लो कि पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, फिर मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस में चला जाएगा? मिलीमीटर। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. अब देखो, मुझे पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये पिकोमीटर क्या होता है? देखो, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो बेसिक -12, -10 नहीं, -12। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। तो अगर आपको कभी भी मीटर में कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, मीटर को कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना। तो मीटर में तो अपने पास आ ही गया था कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। तो अगर मुझे मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻12 से। मिलीमीटर में करना है ना? अच्छा, मिलीमीटर को करना है, तो बात तो एक ही, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है ना। बेसिकली देखा जाए तो शुरू तो 1 किलोमीटर से हो रहा है, तो मैं 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? सीधा पिकोमीटर में कर देता हूँ ना। आंसर सेम आएगा दोनों से। ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, ये बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो सिर्फ कन्वर्जन्स है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए कन्वर्जन। तो 1 किलोमीटर इज 10⁻15 पिकोमीटर। एंड अगर मिलीमीटर को करना होता तो हमारे पास 10⁻6 मिलीमीटर तो आ ही गया था। तो मैं इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर देता, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देता? पिकोमीटर में। तो बात तो एक ही है, आंसर सेम आएगा चाहे जैसे मर्जी करो। कोई डाउट?
लेकिन ये फैक्टर्स लिखते चलो ना, जैसे अब ये पिकोमीटर आ गया, तुम्हें पता ही नहीं था कि पिकोमीटर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग is 10⁻10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग is 10⁻10 मीटर। इसी तरह से होता है नैनो। नैनो होता है 10⁻9 मीटर। इसी तरह से होता है माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻6। पिको मैंने कराई दिया, बस यही 2-3 कॉमन से यूनिट्स हैं जो चाहिए होते हैं। अब आगे का कर लोगे या करवाऊं? करवा ही देता हूं। सर रहने अब दो। हमारे पास मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है केजीज में। देखो पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 1000 से डिवाइड करके, फिर एक बार और 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये किस में चला जाएगा? केजीज में। मतलब 10⁻6 केजीज। क्लियर है? एंड उसके बाद नैनोग्राम्स। नैनोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो इसी को मैं यहां से नैनो में ले जाता हूं। नैनो को नैनो में लेके जाने के लिए इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस मच नैनोग्राम्स, so this will be 10⁶ नैनोग्राम्स। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? रिधिमा, प्रतिष्ठा, दीक्षा, लक्षिता, मयंक? नो सर। बोलो रिधिमा। शिवरांग, सोहम, रिधिमा, कोई डाउट? नो सर, 24th क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लेना। यहाँ पे 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ये कईयों को नहीं पता होता। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर इज 1/1000 लीटर्स। ठीक है। 23rd का फर्स्ट। 23rd पूरा करना है बच्चे या फर्स्ट पार्ट? ट्वेंटी थर्ड डाउट था ना किसी का? ट्वेंटी थर्ड किसका डाउट था? रिधिमा? सर 24th बोला था। 24th पूरा ही करा देते हैं, पूरा सेम ही है। ठीक, 24th करते हैं। Nitrogen and dihydrogen reacts with each other to produce ammonia according to the reaction given below. Calculate the mass of ammonia produced if this much grams. देखो हमारे पास नाइट्रोजन है 2 × 10⁻³ ग्राम्स एंड हाइड्रोजन इज 1 × 10⁻³ ग्राम्स। अमोनिया बताना है, तो पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दूं। तो मोल्स में जब मैं कन्वर्ट करूंगा इसे, ये बनेगा 2 / 28 0.0714 into 10⁻³ और ये बनेगा 1 / 2 मतलब 0.5 × 10⁻³। फिर मोल्स को हम किससे डिवाइड करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, लेकिन रफ में। N2 के लिए ये वैल्यू आएगी 0.0714 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 एंड H2 के लिए ये वैल्यू आएगी 0.5 डिवाइडेड बाय 3। तो सर इनका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन कैसे होगा? 0.166 into 10⁻³। अब छोटी वैल्यू किसमें है? N2 में है ना? नाइट्रोजन। तो N2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया कितना बनेगा? देखो
जो निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय जो गिवन है लिमिटिंग रिएजेंट उसके मोल्स। अमोनिया के आगे 2 लगाए, N2 के आगे 1 लगाए, तो ये कह सकते हैं हम कि मोल्स ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता है 0.0714, तो ये मोल्स आ गए। लेकिन हमें तो मास चाहिए, तो मास कैसे निकलेगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स थे 2 into 0.0714 into 10⁻³ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 28। तो जब इसे सॉल्व करोगे 2 into 0.0714 multiplied by 28, this will be 3.9984 into 10⁻³ grams। क्लियर है ये पहला पार्ट? यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद पूछा है will any of the two reactants remain unreacted? If yes, what will be its mass? तो पहले ये नोट करो, फिर मैं आगे सिखाता हूं। यहां तक नोट कर लिया? यस सर। यस सर। वह कौन म्यूटेड रह गया? किसका हैंड रेज हुआ था? सर वो मेरा हुआ था, गलती से हो गया था। चलो देखो अब आगे समझते हैं। मैं इसको रख रहा हूं। देखो अब जब भी लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तो हमें ये तो पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम, तो ये तो नहीं बचेगा। ये अमाउंट लेफ्ट इसकी कितनी होगी? 0। अगर मैं बात करूं अमाउंट लेफ्ट की तो ये तो 0 बचेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो यूज हो जाता है, लेकिन ये तो बचेगा ना कुछ। जैसे हमने चाय बनाई थी उस टाइम पे, तो चाय पत्ती बच रही थी ना, 1 किलो चाय पत्ती तो यूज नहीं हो रही थी 100 ml के लिए, तो कुछ ना कुछ ये बचेगा। कितना बचेगा वो कैसे निकालना है वो सीखते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कितना बचेगा, पहले ये निकाल लो कि कितना यूज होगा। पहले क्या निकालो कि कितना यूज हो गया, मोल्स यूज्ड। वो कैसे निकलेंगे? अपने नॉर्मल तरीके से। हाइड्रोजन के मोल्स निकालने, गिवन क्या है? नाइट्रोजन। गिवन क्या है? नाइट्रोजन, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन के आगे 3 लगा है, नाइट्रोजन के आगे 1 लगा है, तो मोल्स ऑफ H2 यूज्ड, यहां से यूज्ड निकलेगा। दिस इज 3 times नाइट्रोजन, 3 times 0.0714 into 10⁻³, तो 3 into 0.0714 0.2142 into 10⁻³, तो ये यूज हो गया। देखो यूज हो गया 0.2142 into 10⁻³, तो बचाओ कितना बचेगा? लिया था 0.5 into 10⁻³, यूज हो गया 0.2142 into 10⁻³, तो बचा कितना? 0.2858। this much moles। तो amount mass left basically, mass of H2 left, this is moles multiplied by its molecular mass। moles हैं अपने पास 0.2858, जिसका molecular mass है 2, तो ये बनेगा 0.5716 into 10⁻³ grams। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। मयंक समझ आया? नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। दोबारा से समझ लो। देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कंप्लीटली यूज हो जाया करेगा, एंड दूसरे वाला रिएजेंट कुछ ना कुछ बचेगा, तो इनिशियल अमाउंट में से यूज्ड अमाउंट को माइनस करना होगा, ये पता लगाने के लिए कि कितना बचा है। इनिशियल अमाउंट तो क्वेश्चन में ही होगी। यूज्ड अमाउंट कैसे निकालोगे? अपनी नॉर्मल स्टोइकोमेट्री से। मुझे निकालना है कि कितना हाइड्रोजन यूज हो गया, एंड गिवन क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट। कितना नाइट्रोजन था? 3:1, तो यहां से हमेशा यूज्ड अमाउंट आ जाएगा नॉर्मल स्टोइकोमेट्री से। तो इनिशियल में से यूज्ड अमाउंट को माइनस कर दो, दैट विल बी द अमाउंट लेफ्ट। क्लियर?
यस सर। ठीक, करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं। अगला डाउट बताओ। वैसे इतनी देर में क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ जब तक तुम लोग नोट करोगे। सर मेरा तो 34th है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, उससे पहले वाले डाउट्स ले लो। 34th ही है सर। 34 सीधा। रिधिमा, प्रणव, उससे पहले कोई डाउट? सोहम, लास्ट अविष्का? में ही है। नो सर, लास्ट वाला ही है। अविष्का तुम म्यूटेड थी, कोई और डाउट है पीछे बच्चे? यस सर। बोलो। सर क्वेश्चन 19th का 4 पार्ट 19 का part. ओके। How many significant figures are there? 1 2 3 4 5। अच्छा नहीं, फोर्थ पार्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना अब एक पॉइंट कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है? 3 4 5 6। तो मैंने 6 लिखा है। आंसर इसका 6 भी सही है। यहाँ पे ना मैं कल सिग्निफिकेंट फिगर्स करा रहा था पिछली क्लास में, तो उसमें ना एक पॉइंट ऐड करो। मुझे वहां पे एक पॉइंट की जरूरत लगी, तो मुझे लगा ऐड करा देता हूँ। पॉइंट ऐड करो। हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि zeros after a non-zero digit are significant. अब हैंड रेस किसका हुआ? आ रहे, बोलो आ रहे। आर्यन? सर बस वो अनम्यूट करने की परमिशन चाहिए थी, लाइट चली गई थी ना। देखो हमने पिछली क्लास में किया था ना कि zeros after a non-zero digit are significant. यस सर। याद है या भूल चुके हो? याद है सर। सर याद है। अब यहाँ पे ना पॉइंट नोट करो। ओनली वैलिड if zeros are after a decimal. Only valid if zeros are after a decimal. कहने का मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन होता 126.000 तब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती? ये भी सिग्निफिकेंट माना जाता, ये भी, एंड ये तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट मानी जाती क्योंकि तीनों डेसिमल के बाद हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 6। ये पॉइंट वैलिड होगा इफ द जीरोस आर आफ्टर अ सर्टेन डेसिमल। मान लो क्वेश्चन आता 12.05, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती रिधिमा? 1 2 3। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती 4। ठीक है मयंक, अगर मैं ये क्वेश्चन पुट करता हूँ 128.30200, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6। ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी बिकॉज दे आर आफ्टर अ डेसिमल। लेकिन अगर यही रूल होता और डेसिमल ना होता, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, if decimal is not present, that then zeros may or may not be significant, may or may not be significant. अगर डेसिमल है फिर तो 100% सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 500 कहता हूं, 5 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है पक्का, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? नो सर।
दे मे और मे नॉट बी, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, क्योंकि डेसिमल के बाद तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या सर ये आएगा है इसके अंदर? सिग्निफिकेंट क्यों? सर, क्योंकि ये 5 के बाद में है ना। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने ना उस पॉइंट को मैंने एडिट कराया, जो हमने पिछली क्लास में पॉइंट लिखा था वो भी सही था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट पॉइंट लिखा था कि जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब वहां पे दो पार्ट्स बन जाएंगे उसके। दिस पॉइंट विल बी वैलिड इफ द जीरोस आर आफ्टर अ डेसिमल, वो 100% सिग्निफिकेंट काउंट होंगी अगर वो जीरोस आफ्टर अ डेसिमल है। एंड इसी का एक पार्ट बना दो, सब पार्ट। सब पार्ट क्या कह रहा है कि बाद में तो है लेकिन डेसिमल नहीं है बीच में। अगर डेसिमल नहीं है तो दैट जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जीरोस तो है एंड नॉन जीरो डिजिट के बाद है, डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? अगर मैं कोई भी सिग्निफिकेंट जीरो नहीं मानता, मैं दोनों को ही मानता हूँ कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तब तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। मैं मानता हूँ कि ये दोनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, तब तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं कह देता हूं कि एक ही सिग्निफिकेंट जीरो लेनी है तो 2 भी हो सकता है, आंसर 3 भी हो सकता है। ये जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। अगर मैं दोनों को ही नॉन सिग्निफिकेंट मान लूं तब तो सिर्फ एक 5 बचेगा। 5 बचेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1। अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक ही जीरो सिग्निफिकेंट है, तब आंसर कितना आ जाएगा? 2। एंड अगर मैं कहूं कि भाई मेरे दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं, तब आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये मल्टीपल चॉइस में तुमसे कभी भी पूछा जा सकता है, एंड मल्टीपल चॉइस में इसका आंसर फिर क्या आएगा? 1 वाला ऑप्शन भी सही होगा, 2 वाला ऑप्शन भी सही होगा, एंड 3 वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्लियर है या नहीं? सर वो मे और मे नॉट हमें नहीं पता, बस हमें तीनों को लेके चलना है ना। हाँ, तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 126,000, इसका आंसर बताओगे? अब मैम तुमसे शुरू करते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 6। 6। और कोई आंसर? तो 3 4 5 6। हाँ, 3 4 5 6। 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर या नहीं? सर पर जब तक मेंशन नहीं तब तक तो हम 6 ही लेंगे। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि तुम सारे ही लिखो तो टीचर गलत नहीं कर सकता कभी, क्योंकि टीचर ने अगर तुमने 6 लिख दिया ना, उसने कहना कि 5 भी तो हो सकते हैं जी, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं। तो तुम सारे लिख दो ना ऑप्शन, इट मे बी 3 4 5 और 6, एनी ऑफ दिस। ओके सर। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो बीच में, ये अच्छा रहेगा। मतलब पिछले वाले को थोड़ा सा एडिट कर दो कि अगर पॉइंट के बाद है तब तो 100% सिग्निफिकेंट है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तब हमारी मर्जी है, हम उसको सिग्निफिकेंट मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते। सर अगर एक नंबर है 10.05 उसमें कितने होंगे? 10.05 में 4 होंगे ना, वो तो ये रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो तो उसमें तो रूल ही अलग लग रहा है। 10.05, अब देखो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं एंड इनके बीच में जितनी भी जीरोस हैं वो तो सिग्निफिकेंट होती है ना, तो आंसर विल बी 4। ठीक, ओके सर। every zero between a two non-zero digit is significant, irrespective that it comes before or after a point or decimal is present or not. अगला डाउट। सो आप एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन भी लिखवा दो, वो जो बुक में लिखी हुई है वो कुछ समझ नहीं आ रही। डेफिनेशन रहने दो, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, बेसिकली एक्यूरेट नंबर ऑफ फिगर्स होता है, इसको बोलते हैं एक्यूरेट नंबर ऑफ फिगर्स अंडर कंसिडरेशन। एक लाइन में लिखना है तो इट इज द एक्यूरेट नंबर ऑफ फिगर्स अंडर कंसिडरेशन, इस तरीके से लिख दो बस, सिंपल। ओके सर।
अगला डाउट, लास्ट के 3 क्वेश्चंस के पहले और कोई डाउट है? क्योंकि लास्ट के तीनों मैं ही करवाने वाला हूं, उससे पहले किसी का कोई डाउट? कमाल है, किसी का कोई डाउट नहीं? चलो फिर लास्ट के 3 क्वेश्चंस पे आते हैं। 34 किस किस का हुआ है डाउट है? बताओ बताओ बताओ। सर 25th 25th में क्या है? How are they different? This is moles, this is molarity, and this is pure. देखो मैं बता देता हूँ how are they different. क्वेश्चन है कि भाई how are 0.5 moles sodium carbonate and 0.5 molar sodium carbonate are different. Basically this is the amount of pure substance. ये क्या है? amount of pure sodium carbonate. ठीक है, तो 0.5 moles प्योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जबकि ये जो चीज होती है दिस इज मोलारिटी, मतलब सॉल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये क्या है? 0.5 मोल्स सोडियम कार्बोनेट in 1 liter of solution. बिल्कुल, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विदाउट क्लियर? यस सर। ठीक, आए लास्ट के 3 क्वेश्चंस पे या और भी कोई डाउट है बीच में? बट 27 में हाँ जैसे इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू बेसिक यूनिट, तो आपने ये जो बताया है बस इसको उससे मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड। पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻12 से मल्टीप्लाई। हाँ। This much meters, and similarly for this 15.15 What? into 12 मीटर, एंड मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सर बोलो बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि किस में कन्वर्ट करना है? बेसिक यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सिंपल। एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई पे भी मत करो, बेसिक में जो जनरली यूज करते हैं हम, मास का जनरली यूनिट कौन सा यूज करते हैं? ग्राम करते हैं ना। बेसिक मतलब जो जनरली यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक, अगला डाउट कोई है या 34 पे चले? 34 तो हर साल मैं ही कराता हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ कि बच्चों से सॉल्व हुआ। 35 36 फिर भी कर लेते हैं बच्चे, 34 तो हर साल मैं कराता हूँ, तो इस साल भी मुझे ही कराना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर ना एक नया कंसेप्ट यूज होता है, पीओएसी। वैसे तो मैंने पहले भी कराया बीच में, ये कहने को ये पीओएसी का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आराम से समझो कि है क्या चीज, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कोई एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है और उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कोई एक वेल्डिंग गैस है एंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ दिस इन ऑक्सीजन, इसको मैंने ऑक्सीजन में बर्न कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था बचपन में, तो ये पढ़ा था कि अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? CO2 एंड वाटर। याद आया? खैर नहीं भी याद आया तब भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्या है? CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो CO2 मिला एंड वाटर मिला, और साथ में गिवन है कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड
whereas 0.690 gram of water is obtained and no other products. मतलब रिएक्शन फ्रेम कर दिया उसने, स्टेटमेंट में क्या दे दिया, रिएक्शन दे दिया, ठीक है। बाकी का बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ, यहीं से सीधा पहला पार्ट निकलेगा इसका, इंपेरिकल फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो बाहर से आई, क्या कार्बन बाहर से सप्लाई हुआ? क्या बाहर से कार्बन सप्लाई हुआ या नहीं? नहीं हुआ। नहीं ऑक्सीजन सर, दे all the रखा था। carbon present in welding gas is converted into carbon dioxide. All the carbon in welding gas is converted into carbon dioxide. Similarly, all the hydrogen is converted into water. Good out. ना तो हमने कार्बन बाहर से सप्लाई किया, ना हमने हाइड्रोजन बाहर से सप्लाई किया। जितना भी कार्बन या हाइड्रोजन आया है वो सिर्फ इसी गैस से आया है। तो इस गैस में जितना भी कार्बन था वो सबका सब कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड जितना भी हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीजन। कोई डाउट आया समझ या नहीं? किसी को कोई डाउट? जो ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई डाउट है? मयंक, सोहम, शुभ्रांग, रिद्धिमा, प्रतिष्ठा? नो सर। ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं। नो सर। तो since carbon and hydrogen are not supplied from any external source, hence all carbon in welding fuel gas is converted into carbon dioxide. Similarly, इसका कहने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जितना कार्बन यहाँ पे है उतना ही कार्बन यहाँ पे होगा। दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन इन वेल्डिंग फ्यूल गैस is equal to moles of carbon in CO2 without। कहने का मतलब यही है ना कि बाहर से कार्बन नहीं सप्लाई हुआ, तो जितना कार्बन वेल्डिंग फ्यूल गैस में था, या कहें जितने मोल्स उसमें थे उतने ही मोल्स किसमें होंगे, CO2 में भी होंगे। कोई डाउट? in CO2 obtained. Similarly, all the hydrogen in welding fuel gas is converted into water. All hydrogen is converted into water. That is, moles of hydrogen in welding fuel gas is equal to moles of hydrogen in water obtained. किस किस को ये चीज समझ नहीं आई? जो मैंने बोला उसको बस एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन में लिख दिया है और एक स्टेटमेंट मैंने बना दी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। सबको क्लियर? कोई डाउट है यहां तक या नहीं? क्या हो गया? तो एक बार फिर से समझा दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो, वेल्डिंग फ्यूल गैस में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसको हमने ऑक्सीजन से बर्न किया है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। बाहर से हमने सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई दी है, ना तो हमने बाहर से कार्बन की सप्लाई प्रोवाइड की है, ना ही हमने हाइड्रोजन की सप्लाई प्रोवाइड की है। तो जितना भी कार्बन या हाइड्रोजन इन CO2 एंड वाटर में प्रेजेंट है, दैट ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल्डिंग फ्यूल गैस। तो जितना भी कार्बन वेल्डिंग फ्यूल गैस में था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जितना भी हाइड्रोजन वेल्डिंग फ्यूल गैस में था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। दैट इज
moles of carbon in welding fuel gas is equal to moles of carbon in CO2 obtained. Similarly, moles of hydrogen in welding fuel gas is equal to the moles of hydrogen in water obtained. No doubt? हाँ सर। प्रतिष्ठा समझ आया या नहीं? मयंक, लक्षिता, दृक्षा? यस सर। तो मेरा मेन मोटिव क्या है? अब मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के मोल्स निकालूं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 3.38 ग्राम। हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला था? 3.38 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसके अंदर कितना कार्बन होता है? 1 मोल कार्बन, 1 मोल ही है ना? देखो Yes, अगर sir. मैं एक मोल CO2 लूं तो उसके अंदर कार्बन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल ही तो है। 1 मोल CO2 में कितना कार्बन है? 1 मोल कार्बन ही तो है। तो 1 मोल CO2 मींस 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 अगर मैं लेता हूं तो उसके अंदर कार्बन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल ही तो है। तो अगर मैं 1 ग्राम CO2 लेता तब कार्बन के कितने मोल्स मिलते हैं? एंड हमने कितना कार्बन लिया है? तो कितने मोल्स ऑफ कार्बन हमें मिलेंगे? (3.38 divided by 44.076). कोई डाउट? समझ आया या नहीं? ये स्टेटमेंट समझ आई सबको? इसी को हम Yes, sir. पीओएसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीओएसी, जो बेसिक सा कुछ नहीं है, एक नाम नया दे दिया है, चीज पुरानी। सिमिलरली वाटर का देखते हैं। देखो वाटर हमें कितना मिला था? वाटर हमें मिला था 0.690 ग्राम। ओके 0.690 ग्राम, ठीक है। 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो सर मैं ना वो मेरा कनेक्शन चला गया था, तो आप प्लीज एक बार इसे दोबारा समझा दो। देखो CO2 क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 3.38 ग्राम। मैंने ये देखना है कि इस मास ऑफ CO2 में कितने मोल्स कार्बन के हैं। अगर मैं 1 मोल CO2 लेता हूं तो उसके अंदर कार्बन कितना है? 1 मोल। 1 मोल कार्बन इन 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन है। 1 ग्राम CO2 लूंगा तो 1/44 मोल्स ऑफ कार्बन। एंड हमारे पास कितना CO2 है? 1 mole of carbon is also equals to 12 grams. हमें मास नहीं चाहिए ना, हमें मोल्स चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते थे? मोल्स। नहीं? Yes sir. 12 ग्राम पुट कर सकते हो, फिर मास आ जाएगा, फिर मास से फिर से मोल्स निकालोगे, तो अच्छा है कि डायरेक्टली मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं 1 मोल वाटर की बात करूं, प्रतिष्ठा, तो इसके अंदर कितना हाइड्रोजन होगा? Sir 1 mole of hydrogen. 2 मोल्स हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है। Okay. 1 mole water contain 2 mole hydrogen and 1 mole water has a mass of 18 ग्राम। अगर मैं 18 ग्राम वाटर लेता हूं तो उसके अंदर हाइड्रोजन है 2 मोल्स। अगर मैं 1 ग्राम वाटर लेता हूं तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2/18. 2/18 मोल्स हाइड्रोजन। एंड हमारे पास कितना वाटर है? 0.690 ग्राम। तो ये आएगा 2/18 इंटू 0.690, 0.076 अगेन। कोई डाउट? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? अच्छा देखो, जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकालते थे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, तो ध्यान से दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मास चाहिए होता था, मास से हम क्या निकालते थे? मोल्स। मोल से हम क्या निकालते थे? सिंप्लीफाइड मोल।
सिंप्लीफाइड। तो मैं अब इस स्टेप पे खड़ा हूं कि मेरे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल्स आ चुके हैं, तो मैं एक स्टेप को क्रॉस कर चुका हूं ऑलरेडी। अब सिंप्लीफाइड मोल्स पे जाना है, तो मोल से सिंप्लीफाइड मोल्स पे कैसे जाते थे? डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा 1 and 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? CH। आया समझ या नहीं आया? आ गया सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक इंपेरिकल फॉर्मूला तक? एक बार दोबारा से देख लो, पढ़ लो जो लिखा है, एंड इन केस कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। क्या कह रहे हो? सर थोड़ा सा, हाँ जी, बस बस बस। Sir, 1 mole of CO2 gives 1 mole of carbon or 2 moles of oxygen ना? हाँ, 2 moles of oxygen। सबने नोट कर लिया? यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक, डन। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सर नोट नहीं किया, एक बार नोट करना है। नोट करना है? नोट इकट्ठे करना है या अभी करना है? फिर बाद में बस थोड़ा करेंगे वो बात। इकट्ठे नोट कर लेना। देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास चाहिए होता था? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोलर मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन को घुमा रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लीटर STP पे इसका मास है 11.6। 10 लीटर अगर मैं ले लेता हूं, 10 लीटर हैज अ मास 11.6 ग्राम। जो मोलर मास होता है, ये एक स्टेटमेंट याद रख लो कि जो मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास बेसिकली, ये होता है 22.4 लीटर का मास ऑफ 22.4 लीटर गैस, बेसिकली 1 मोल गैस। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल गैस ना, ठीक है। यस सर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना रहता है? 22.4। 2.4। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मोलर मास है वो क्या होता है? मास ऑफ 22.4 लीटर गैस। मतलब 22.4 लीटर जब भी वॉल्यूम रखेंगे तो उसमें जो भी मास आएगा वो किसके बराबर आएगा? मोलर मास के बराबर आएगा। ठीक है, तो 10 लीटर का अगर मास 11.6 है तो बताओ 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा? 11.6 डिवाइडेड बाय 10, एंड फिर 22.4 लीटर का मास कितना रहेगा? ये आएगा 26 का। 22.4 लीटर मोलर मास के इक्वल होता है किसके? मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड जिसकी वॉल्यूम है। और जो सर भी कंपाउंड, 22.4 लीटर 1 मोल के भी इक्वल होता है। हाँ 1 मोल इज 22.4 लीटर ना। जब हम मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करो? 22.4 से। अगर 1 मोल होगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 22.4 लीटर, विच इज 22.4 लीटर। नहीं? ठीक है सर। तो जो भी 22.4 लीटर में मास आएगा वो मोलर मास आएगा।
तो हमें दे रखा था कि 10 ग्राम में मास है 11.6, तो 22.4 लीटर में मैंने मास निकाल दिया, दिस इज 26 ग्राम। तो 26 ग्राम ही इसका क्या होगा, मोलर मास, क्योंकि मुझे पता है कि 22.4 लीटर में जो भी मास आएगा दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना आ गया, 26। ठीक है, अब मोलर मास तो आ गया, एन वैल्यू निकाल लेता हूं। एन वैल्यू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मोलर मास कितना है 26, इंपेरिकल मास क्या है, इसका मास, इसका मास कितना आएगा 3, तो एन वैल्यू 2 आ गया। जैसी एन वैल्यू 2 आई, सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर्स थे मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2, C2H2 बेसिक इथाइन, इट्स इथाइन, या इसको हम प्यार से बोलते हैं एसिटिलीन। 10th में जब हाइड्रोकार्बन्स किया था तो एसिटिलीन का एक यूज किया था, यूज ऑफ एसिटिलीन, इट इज यूज्ड एज अ वेल्डिंग फ्यूल गैस, ये वही वेल्डिंग फ्यूल गैस है। कोई डाउट आया No, समझ sir. या नहीं? ठीक, इसे नोट करो एंड फिर आगे करेंगे। नोट करो इसे, आराम से नोट करो। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला तक नोट करो। दीक्षा समझ आया बच्चे? यस सर। लक्षिता, मयंक, प्रणव, यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। आज कौन कौन नहीं आया क्लास में, बच्चे तो कम है, 11 बच्चे हैं क्लास में, 11 तो नहीं थे, बच्चे तो थे ज्यादा। देखिए जरा कौन कौन नहीं आया। अविष्का है, आगेंद्र है, अलंकृति है, आर्यन 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 प्रेजेंट नहीं, आर्यन चला गया है, आर्यन नहीं है, अविचल नहीं है, दीक्षा, हर्षवर्धन 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 भी नहीं है। हर्षवर्धन इससे पहले वाली क्लास में आया था? No, sir. बीमार चल रहा है शायद। प्रणव, रिधिमा, शुभ्रांग, सोहम, प्रतिष्ठा, यशवी तो दूसरे बैच का है। ठीक है, कर लिया नोट? नो सर अभी नहीं हुआ। करो करो करो, आराम से करो। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छा था, देखो मानो ना मानो क्वेश्चन अच्छा था।
कर लिया नोट? करें आगे? यस सर। इसे नोट करो। चलो कर लिया होगा नोट, है ना? करें अगला क्वेश्चन। 35 में डाउट है या हो गया? सर एक सेकंड रुक जाओ बस इस क्वेश्चन। ठीक है। सर 35 करवा दो एक बार। करवाते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, 34th को देख के 35th भी नहीं होता एंड 36th भी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आसान है 35th एंड 36, लेकिन सर हो 34th गया इतनी, हाँ हो गए सर, वो दोनों तो इजी थे। वही ना, 35th को देख के 34th को देख के हिम्मत टूट जाती है एंड एंड के दो भी मुश्किल लगने लगते हैं। चलो देखो, अपने पास एक रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन ना, एक ना तुम रिएक्शन याद रखो कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट होता है, अगर आपके पास कोई भी मेटल कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, क्योंकि जब मैं टेस्ट डालूंगा ना तो उसमें ये रिएक्शन यूज करूंगा मैं थोड़ी सी, एंड मैं रिएक्शंस प्रोवाइड नहीं करूंगा वहां पे। तो ऑन रिएक्टिंग हमेशा, ऑन हीटिंग ये हमेशा मेटल ऑक्साइड देगा प्लस CO2 देगा प्लस वाटर देगा। ये इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है इसका कुछ भी, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज से लिखवा रहा हूँ। जैसे अगर CaCO3 है, बाइकार्बोनेट तो देगा, ये ऐसा करो कार्बोनेट के लिए रख लो CO2 तक, ठीक है? जैसे CaCO3 है, ऑन हीटिंग इट विल प्रोवाइड अस CaO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है? मैं इसके ऊपर टेस्ट में क्वेश्चन फ्रेम करने की सोच रहा हूँ, तो वहां पे रिएक्शन नहीं दे रखी होगी, रिएक्शन ये होगी। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं था। क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl एंड रिएक्शन आपको दे रखी है CaCO3 बट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड। इसका मास पूछा है एंड गिवन डाटा है HCl का 25 ml 0.75 मोलर। तो देखो इसमें स्टोइकोमेट्री लगेगी, एक का डाटा गिवन है दूसरे का डाटा पूछा है। स्टोइकोमेट्री लगाने के लिए मुझे जो भी गिवन डाटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक बात बताओ, जो मोलैरिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो इनटू 1000। तो देखो अपने पास मोल्स कितने थे, मोलैरिटी कितनी थी 0.75, दिस इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम थी 25 इनटू 1000। तो ऑन सॉल्विंग यहां से मोल्स आ जाएंगे 0.75। क्लास की रिकॉर्डिंग भेजोगे? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हमेशा मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग की टेंशन मतलब रखा करो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास है चाहे वो ऑफलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। 0.01875, तो ये मोल्स आ गए, ठीक है? तो मैंने HCl को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया 0.01875 मोल्स। अब तो स्टोइकोमेट्री लगानी है, जो निकालना है उसके मोल्स, जो गिवन है उसके मोल्स। CaCO3 के आगे 1, HCl के आगे 2, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ HCl, हाफ ऑफ
0.01875. ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 0.009375. ये मोल्स आ गए, लेकिन हमें तो मास पूछा था, तो मास निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो मास कैसे निकलेगा? जब मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉलिक्यूलर मास से, तो 0.009375 मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 40, 12 एंड 48, 100. तो दिस विल बी 0.9375 ग्राम्स. कोई डाउट? समझ आया या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो। रिधिमा क्लियर हुआ? अविष्का? यस सर। यस सर। ठीक, करो नोट करो ऐसे। मैम क्लियर है? मैम भी चला गया? नहीं। 1 2 3 4 एंड वेयर इज मैम का नंबर? नहीं है, मैम भी चला गया। करो भी फटाफट नोट करो, आज तो बहुत पेरेंट्स को फोन करना है। सर ये चैप्टर एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स तक का होता है? कितने? +1 में ना कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, हमारे टीचर के ऊपर मर्जी है, मन मर्जी के मालिक होते हैं टीचर्स +1 में। फिर भी मतलब 5 नंबर के आसपास आउट ऑफ 70, 4 to 5 मार्क्स। ठीक है सर। 70 मार्क्स का पेपर होता है ना +1 में, 100 का नहीं होता, 70 मार्क्स। सिमिलरली इन +2 70 मार्क्स का पेपर होता है। सर ऑफलाइन का कोई सीन है, मतलब हो सकती है ऑफलाइन? ऑफलाइन अभी जून तक तो नहीं बच्चे, बिल्कुल भी। जून तो निकल जाएगा पूरा, जुलाई में उम्मीद है, जून में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, जुलाई में पूरी उम्मीद है। सर 11th-12th में तो हमें सब्जेक्टिव ही आएगा ना क्वेश्चन? सीबीएसई में हाँ सब्जेक्टिव। यस। +2 में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, +2 में पहले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं 10 मार्क्स के। सर जून में अगर लॉकडाउन नहीं भी हुआ तो भी नहीं खुलेगा? अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तब तो खुल जाएगा जून में, मतलब जून में खुलेगा, जून के एंडिंग के बाद, जुलाई में, मतलब बेसिकली जून में नहीं खुलेगा, अगला महीना बंद है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो। इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को एकदम लास्ट में ओपन करेगी दोबारा से। तो जहां तक हमें लग रहा है कि जून में तो नहीं खुलेगा, एंड अगर खुला जुलाई भी में तो कम है। हाँ, जुलाई में भी बहुत कम है चांसेस। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को Yes. ऑफलाइन क्यों है, लेकिन सच में अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन इज मच बेटर। क्यों अलंकृति, नागेंद्र, अविष्का? अविष्का तो देखो Yes, शुरू से ही sir. ऑनलाइन है। सर फिर मतलब ऐसे थोड़ी बच्चे हैं जो ऑफलाइन आएंगे जब खुल जाएगा? हाँ हाँ, मतलब हमने एक्सट्रॉन में जो सेटअप तैयार किया हुआ है वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन का है। अब अविष्का पहले बीच में ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी +1 की, लेकिन अविष्का तो शुरू से ऑनलाइन है, अलंकृति भी शुरू से ऑनलाइन है हमारे साथ। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ऑनलाइन ही हैं, ऑफलाइन वो आएंगे ही। अगर आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि ऑनलाइन ही आएंगे। सिमिलरली इन +2 में मेरे पास +2 में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 4-5 बच्चे हैं जो प्योरली ऑनलाइन के लिए एनरोल्ड हैं। लेकिन वो तो चलो आ ही नहीं सकते ना, तो दूर दूर से हैं, कुछ बच्चे सोलन साइड से हैं, कुछ अमृतसर साइड से हैं, तो वो तो प्योरली ऑनलाइन के लिए एनरोल्ड है, वो तो आ ही नहीं सकते ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन इज बेटर।
हमारे लिए तो बेटर है, कम से कम दूर दूर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर कोई क्वेरीज जनरेट होती है। ऑफलाइन में सिर्फ आप पास पास के बच्चों को टारगेट कर सकते हो, दूर के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉन का सिस्टम ऑनलाइन कम ऑफलाइन का है कि आपने कोई भी लेक्चर ऑनलाइन लगाना है तो ऑनलाइन लगा लो, सेम स्पीड पे मतलब वही क्लास ऑनलाइन ट्रांसमिट की जाएगी जो ऑफलाइन चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है अलंकृति की सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे 11th में। अगला जो काम है आज का वो टीएमएच का ही है। 36 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक बार फटाफट, फिर निपटा देते हैं इसको। ठीक है, 36 कराने की जरूरत है, रिधिमा कराने की जरूरत है, प्रतिष्ठा सर करा ही दो ना, अब तो आपने कर ही लिया कॉपी। ट्राई कर देंगे। करा दें? अरे सिंपल सा तो है ये, देखो रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है एंड एक का अमाउंट दे रखा है 5 ग्राम। पूछा क्या है? HCl का मास। स्टोइकोमेट्री लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो पहले इसके मोल्स निकाल दो, है ना? तो पहले क्या कर देते हैं हम, इसके मोल्स निकाल देते हैं। लेकिन इसके मोल्स निकालने के लिए हमें मैंगनीज का मास चाहिए होगा, एंड मैंगनीज का मास होता है लगभग 65 सर अगर इसका आप मास टेस्ट में से कोई क्वेश्चन दोगे तो प्लीज उनका मास भी मेंशन कर देना। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसका मास मेंशन नहीं करूंगा। नहीं सर, मतलब जैसे अब ये मैंगनीज था और मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका, तो मैं भी समझता हूँ, मैंने भी याद नहीं किया हुआ है सच। 55 है, 50, 55। तो इसका मॉलिक्यूलर मास टोटल आ जाएगा 55 प्लस 32 87। ठीक है, तो मोल्स आ जाएंगे 5/87। पता नहीं किसका फोन आया, चलो बाद में देखेंगे, बस ये क्वेश्चन करा दें फटाफट। तो मोल्स आएंगे इसके 5/87.057। ये मोल्स आ गए। अब मुझे किसके मोल्स निकालने हैं? HCl के। जो निकालना है उसे ऊपर, जो गिवन है उसे नीचे। बैलेंस्ड इक्वेशन है MnO2 के आगे 1, HCl के आगे 4, MnO2 के आगे 1। तो मोल्स ऑफ HCl is 4 times moles of MnO2, 4 times 0.057। ये तो मोल्स आए, लेकिन मुझे तो मास चाहिए। तो मास कैसे निकालोगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने हैं? 4 into 0.057 and its molecular mass is 36.5। तो 4 into 0.057 into 36.5, 8.39 will be your answer। कितना आसान है देखो। वो 34th क्वेश्चन बुद्धि भ्रष्ट कर देता है एक तरह से, वो सोचने के लायक ही नहीं छोड़ता इंसान को। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। एंड जो तुम्हारा अगली क्लास के लिए होमवर्क है वो है, अगली क्लास हम संडे को रखेंगे, एक छोटी सी डाउट क्लास टाइप, क्योंकि उसमें सिर्फ डाउट ही होंगे इस चैप्टर के, नया कुछ नहीं होगा, ओनली डाउट्स। एंड क्लास शाम को रखेंगे 7 to 8:30। ठीक है, ताकि तुम्हें मैक्सिमम टाइम मिले काम करने के लिए। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है? पास्ट ईयर्स के डाउट्स करने हैं। अगर तुम मतलब मेडिकल के स्टूडेंट हो तो तुम नीट के पास्ट ईयर्स प्रैक्टिस करोगे, नीट पास्ट ईयर्स। एंड अगर तुम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो तुम मेंस के पास्ट ईयर प्रैक्टिस करोगे, जेई के बेसिकली। एंड जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लास में ले लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, कोई डाउट?
नो सर। एंड ये पास्ट ईयर्स कहाँ से मिलेंगे? इसका पीडीएफ है, मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? दोनों का, नीट का भी एंड मेडिक नॉन जेई का भी, मैं तुम्हें ग्रुप में सर अगर पीडीएफ आपको रिलेटेड एक दो पीडीएफ हो तो प्लीज शेयर कर देना, मतलब असेसमेंट टाइप। मोल कंसेप्ट के लिए। नहीं सर, मतलब जैसे सारा कंबाइन ही हो ताकि एकदम मतलब रिवीजन सी हो जाए ना थोड़ी सी। कोई इशू नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक, तो एक तो हो गया ये संडे को क्लास होगी 7 to 8:30, डाउट क्लास एक तरह से। मैं कुछ नहीं कराना, सिर्फ डाउट्स लेने हैं, जिसके डाउट्स होंगे वो आ जाए, जिसने नहीं भी आना होगा तो उसकी मर्जी है, ऐसा कोई इशू वाला काम नहीं है, ठीक है? संडे देयर विल बी डाउट क्लास एंड आफ्टर संडे कमिंग वेडनेसडे टेस्ट रख लें और मंडे ठीक है, या मंडे ठीक है ना? नहीं, यस सर, क्लास से पहले। ट्यूसडे विल बी ओके। ट्यूसडे सर को उसकी क्लास ट्यूसडे हमारा ऑलरेडी टेस्ट है। या मंडे को मंडे कर लेते हैं, चलो मंडे। फिर मंडे को टाइम नहीं होता सर, क्लास एक के बाद एक हो जाती है, होता है। देखो मंडे एंड वेडनेसडे कर लेते हैं, सबसे बेस्ट। मंडे को हम रख सर लेते हैं संडे ठीक है। नहीं, वेडनेसडे संडे तो टेस्ट डाउट क्लास है ना अपनी, तो ऑन मंडे देयर विल बी सीबीएसई उसमें टेस्ट। ट्यूसडे रख लो, ट्यूसडे कर लें नहीं सर, ये गलत बात है, वेडनेसडे को होना चाहिए। एंड वेडनेसडे विल बी मेंस टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कंप्लीट चैप्टर, ठीक? टाइमिंग्स विल बी कन्वेड सून। संडे को हम टाइमिंग्स देख लेंगे, डेज फिक्स्ड है, मंडे वेडनेसडे, टाइमिंग म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे संडे को, ठीक? या अभी भी डेट्स में कोई चेंज कराना है? अगर चेंज करना है तो बता दो। मेरा ना ट्यूसडे को भी टेस्ट, उसकी प्रेपरेशन कब करूंगी मैं? अरे वो तो चलता रहता है, देखो अब तो सर आदत डाल। सीबीएसई टेस्ट कंप्लीटली सब्जेक्टिव होगा ना? हाँ सब्जेक्टिव, कंप्लीटली सब्जेक्टिव। सर घर फिर पे ये देना। आप चाहिए था। इसमें कैसे होगा? मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर मेल करूंगा, तुम्हें घर पे ही बैठ के टेस्ट देना है अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में, एंड स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है एंड मुझे आंसर शीट्स भेज देनी है, बस। ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें पता ही है मैं कैसे लेता हूँ, वो तो तुम एक्सपर्ट हो ही गए। सर कितने क्वेश्चंस होंगे? सब्जेक्टिव में बच्चे वही 10-12 क्वेश्चन, मतलब दोनों 1-1 घंटे का टेस्ट होगा। दिस टेस्ट विल बी आल्सो 1 आवर एंड दिस विल बी आल्सो 1 आवर, लेकिन ये पूरा 1 आवर की जगह और तुम्हें वो 70। क्लास से पहले देना होगा हमें? हाँ क्लास से पहले, मतलब टाइमिंग्स हम देख लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली क्लास से पहले ही रखेंगे, तो वो सर देख टेस्ट की क्लास भी होगी? हाँ क्लास तो होगी, क्लास अलग है, ये तो टेस्ट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास। सर फिर आपको ना मतलब 2 o'clock बाद ही भेजना पड़ेगा टेस्ट, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं। हाँ 2 o'clock के बाद ही रखेंगे, टेंशन नहीं। सर थोड़ा वो केमिस्ट्री क्लास के बाद दे सकते हैं टेस्ट, थोड़ा लेट सर, क्योंकि क्यों? फिर मैथ्स की क्लास से पहले मैथ्स का होमवर्क करना होता है, फिर सर केमिस्ट्री। मैथ्स वाली 3:40 तक खत्म होती है, कभी कभी 3:30 या 3:40 हो जाते हैं। चलो आफ्टर क्लास दे देना, 8 to 9 दे देना और बैठ फिर के, 8 ओके to 9, ये ठीक है? यस सर। मतलब डेज फिक्स है, मंडे एंड वेडनेसडे, टाइमिंग्स हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं, अगली क्लास में टाइमिंग डिस्कस करेंगे। हैं कि मंडे वाला टेस्ट वेडनेसडे वाले टेस्ट के साथ ही आपको भेज दे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके एक टाइमिंग होते हैं, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। देखो अगर हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं 8 to 9, मान लो 8 PM to 9 PM का टाइम डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले की तो मुझे टेंशन नहीं है, वो तो मेरे सॉफ्टवेयर पे है, मुझे मेरे सॉफ्टवेयर पे भरोसा है काफी, ठीक है? सब्जेक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट के मान लो हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं 8 PM to 9 PM, ठीक है? तो जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर होगा वो 7:50 PM पे मेल हो जाएगा, 7:50 PM पे यू विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? अब मेरे हिसाब से तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए 9 PM, मतलब जो तुम्हारा लिखने का पार्ट है वो 9 PM तक खत्म हो जाना चाहिए,
उसके बाद तुम्हें 15 मिनट लगेंगे स्कैन करके मुझे मेल करने में। तो जो भी आंसर शीट्स मेरे पास 9:15 PM तक आ जाएंगी, क्योंकि मेल पे तो टाइम आता है ना एक लिखा हुआ। तो आंसर शीट्स जो आएंगी अगर 9:15 PM तक आएंगी दैट विल बी कंसीडर्ड, अदरवाइज मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। सर 9:30 तक का तो टाइम दे दो, क्या पता 9:30 तक कनेक्शन कर लेंगे, या 9:30 तक मतलब कर एक लेंगे। मैं इतना मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ, 10-15 मिनट का कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम 9:30 तक मैं देखता हूँ। 9:30 तक जो पेपर्स आए होते हैं मैं उनको कंसीडर करता हूँ, उसके बाद मैं कंसीडर करना ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लो, वो अगली क्लास में पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस ये याद रखो कि मंडे एंड वेडनेसडे टेस्ट होंगे, मंडे CBSE टेस्ट एंड वेडनेसडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ मूव, क्योंकि तब तक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा कोई पार्ट नहीं हुआ होगा कि तुम्हारा डेली टेस्ट लिया जाए। तो जब तक डेली टेस्ट एटॉमिक के आएंगे तब तक ये मूल हम निपटा सकेंगे साइड में से। ठीक, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पुराने वाला भी होगा या सारा ही नया है? टेंशन मतलब मैं सब कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा नया, मतलब कुछ नहीं तुम्हें पढ़ना, जो मैं क्लास में कराऊंगा बस तुम्हें वो पढ़ना है। ठीक है, तो डाउट्स हैं तो बोलो बोलो बोलो। सर कैन वी लीव नाउ, मैं तो यही पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से हो गई है क्लास खत्म, तुम लोग जा सकते सर हो। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।